हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल और रिकंस्ट्रक्शन दो चीजें हैं, तो दोनों को समझते हैं पहले, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहां पर समझते हैं रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन और री इससे बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन समझ गए आप, किसी चीज का कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का निर्माण करना। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, उसका पुनः निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्ट करना किसी चीज को। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है कंपनीज का। ये क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, और एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले इन दोनों को समझते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आप कर चुके हैं, आप बोलेंगे हम कर चुके हैं, हाँ सर। चैप्टर नंबर 7 जो आपने अमालगमेशन किया था ना, वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ही था। अमालगमेशन ऑफ अ कंपनीज, जिसमें एब्जॉर्प्शन या टेक ओवर जो करते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगता था हमारा, वो जो था ना, वो था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वहां पर क्या होता था, एक कंपनी बंद हो जाती थी, उसकी जगह नई कंपनी फॉर्म होती थी। एक कंपनी का लिक्विडेशन तो होता ही होता था, या दो कंपनी का लिक्विडेशन होकर नई कंपनी बनती थी। दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। वहां पर एक चीज कॉमन थी, एक कंपनी खत्म होगी, बंद होगी, उसका बिजनेस कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेगी, या कोई नई कंपनी फॉर्म कर दी जाती थी। दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अभी हम कर रहे हैं वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज चैप्टर ये हमारा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया, भैया हम कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं करेंगे, पुरानी कंपनी को बंद भी नहीं करेंगे, बिजनेस को भी बंद नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे और क्यों करेंगे? सबसे पहले तो जरूरत क्या पड़ गई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की? तो आप बोलोगे सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत पड़ गई? भाई देखो, दो कंपनी है, आपस में कॉम्पीट ही करे जा रही है, कंपटीशन ही करे जा रही है, एक ही इंडस्ट्री की है, सेम ही बिजनेस करती है, सेम ही प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बट आपस में कंपटीशन का सामना कर रही है। दोनों को लॉस हो गया, तो दोनों ने बोला छोड़ो भैया, अपन ऐसा करते हैं, मिल जाते हैं और नई कंपनी फॉर्म करते थे, अपना कंपटीशन खत्म हो जाएगा, अपन मार्केट के अंदर बादशाह की तरह काम करेंगे, जिसको मोनोपोली भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तब होता है जब कोई कंपनी बीमार हो। अब सर कंपनी बीमार कैसे हो सकती है? सिक कंपनी बोलते हैं जिसको, यानी कि ऐसी कंपनी जो पिछले कई सालों से कंटिन्यू लॉसेस कर रही है। ओके। सेकंड, उधारी बहुत ज्यादा हो गई, डेप्ट बहुत ज्यादा हो गए, कंपनी को अगर बेच भी देना, पूरी कंपनी की एसेट बेच देना, तो भी कंपनी की जो डेप्ट है, लायबिलिटीज है, उसका रीपेमेंट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन कर दे, कंपनी की एसेट्स को बेच देना, तो भी कंपनी के जो शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, उनका पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, या थोड़ा ही मिलेगा, उनका पैसा डूब जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, एक और ऑप्शन है कि भाई कंपनी का लिक्विडेशन मत करो, कंपनी को बेचो मत, कंपनी का खत्म मत करो, इससे अच्छा है कंपनी को और आगे चलाओ, लेकिन उसमें रिफॉर्म्स कर लो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करो। सर रिकंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? आइए भैया देखो, एक क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, बैंक है, जिन्होंने कंपनी में बहुत पैसा लगाया है, उनको जाके बोलो भैया ऐसा करो, अगर कंपनी खत्म कर देंगे तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा डूबेगा, इससे अच्छा है कुछ कुछ पैसा तुम छोड़ दो, माफ कर दो। एक कंपनी है, बैंक है, उससे 1000 करोड़ का लोन ले रखा, उसको बोला भाई कुछ कम कर दे, उसने 100 करोड़ कम कर दिए। ऐसे करके सबने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, उससे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। कंपनी की एसेट्स जो है ना बहुत ओवर वैल्यूड है, तो उस एसेट्स को सही वैल्यू पे लेके आ जाओ। कंपनी के अंदर बहुत सारी फिक्टिशियस एसेट्स या बहुत सारे लॉसेस हैं, उनको राइट ऑफ कर दो। यानी कि कंपनी को एक तरीके से आप न्यूली, नई कंपनी तो नहीं बना रहे, लेकिन एक तरीके से नए मतलब तरीके से या नए जोश के साथ आप स्टार्ट करोगे, दैट इज रिकंस्ट्रक्ट करना। अब इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या अकाउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब कुछ चैप्टर हमें ये बताएगा। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको समझाया है, वो यहां पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो यहां पर मोटा मोटी मैंने आपको सिंपल वे में बताया है। अब यहां पर देखिए क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन का मतलब। वैन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंटरनल, वैन अ कंपनी सफर लॉसेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम मैनी, एक कंपनी है जो कई सालों से लॉस ही किए जा रही है, एसेट बिकम ओवर वैल्यूड, उसकी एसेट्स जो है वो ओवर वैल्यूड है, होगी ना,
नहीं तो बैलेंस शीट मैच कैसे होगी? इधर लोन ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा है ना? तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड को मैच कैसे करेंगे? उसके लिए एसेट्स को ओवर वैल्यूड करना ही पड़ेगा, तो वो ओवर वैल्यूड एसेट्स है आपकी। यानी कि कोई आपके पास में मशीन पड़ी है और उसकी वैल्यू जो है आपने 100 करोड़ दिखा रखी है, लेकिन एक्चुअल में अगर उसको अभी बेचने जाए तो आपको 20 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, दैट ओवर वैल्यू। ओके, लॉसेस एक्यूमुलेटेड, लॉस इकट्ठे होते जा रहे हैं, उनको आप राइट ऑफ ही नहीं कर रहे हैं, लॉस पे लॉस हो रहे हैं। राइट ऑफ कब करोगे? जब कहीं से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। बैलेंस शीट डज नॉट शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट उस कंपनी की एकदम सही फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति बताती ही नहीं। ओके जी, सच कंपनी बिकम ओवर कैपिटलाइज, ऐसी कंपनीज को बोलते हैं कि भाई ये कंपनी जो है ना वो ओवर कैपिटलाइज है। Therefore, कंपनी रिकॉग्नाइज इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो यहां पर भैया कंपनी को ना रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट आएगा आगे आपके बीकॉम या बीबीए में, उसमें हम पढ़ेंगे। उसमें हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। उस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर कैपिटल आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, कहीं लोन ले रखा है तो वो आ जाते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं इस केसेस के अंदर। यानी कि उनको बोलेंगे भैया थोड़ा थोड़ा माफी दो, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी और तुमको कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है थोड़ा माफ कर दो, तो कंपनी पे फाइनेंशियली प्रेशर कम रहेगा, इंटरेस्ट वगैरह कम पे करना पड़ेगा, जिससे कंपनी जो है अपने बिजनेस पे फोकस कर पाएगी। और अगर बिजनेस चल पड़ा तो भैया पैसा बहुत कमाएंगे, पैसा बहुत कमाएंगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हें रिकवर हो जाएगा। ओके, दिस process is called, company reorganize its financial structure, this process is called reconstruction, इसी प्रोसेस को हम रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस केस के अंदर होता है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन होता है ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी। यही फर्क है, ऊपर नहीं लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ है कि कंपनी का लिक्विडेशन नहीं करेंगे, कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होगा, कंपनी खत्म नहीं होगी, उसकी एसेट बेचेंगे नहीं या किसी दूसरी कंपनी, कोई कंपनी इसको टेक ओवर नहीं करेगी, कंपनी वही रहेगी, शेयर होल्डर वही रहेंगे, बस उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ओके जी, सो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? एग्जिस्टिंग कंपनी जो है वो कंटिन्यू होती है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अमालगमेशन के अंदर एग्जिस्टिंग कंपनी खत्म हो जाती है। नो न्यू कंपनी फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई नई कंपनी नहीं बनती है, जबकि अमालगमेशन में नई कंपनी बनती है। ओनली कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर रीअरेंज्ड, क्या वर्ड दिया? अच्छा भाई, कैपिटल है आपकी, लायबिलिटी है, उसको रीअरेंज किया जाता है। ओके जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है by which affairs of the company are reorganized, रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स को, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करके उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको उसके ऊपर लाया जाता है। हो सकता है एक लैंड पड़ी हो कंपनी की बुक्स में, उस लैंड को परचेज प्राइस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखा रखा हो, जबकि मार्केट में जाके पता किया तो उसकी अच्छी खासी कॉस्ट है, तो ये फायदे वाली भी चीज होती है। तो ये सब कुछ करना, रीअसेसमेंट करना सारी की सारी लायबिलिटीज का, बोलना जाके अपने लेंडर्स को जिनसे आपने, जो आपसे पैसा मांगते हैं, भैया थोड़ा माफ कर दो, ताकि कंपनी का जो है हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, कंपनी को एक तरीके से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, राइटिंग ऑफ लॉसेज, जो लॉस है उसको राइट अप कर दो, रिडक्शन कर दो अगर पेड अप कैपिटल में पॉसिबल हो, और वेरिंग कर दो शेयर होल्डर राइट। ठीक है जी, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको डिविडेंड का राइट है 10%, तो बोलो भैया इतना हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड तो देना ही पड़ता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो उनको बोलो भैया इसको 5% कर दो, नहीं तो पूरा पैसा डूबेगा तुम्हारा। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड लॉसेज। एक्यूमुलेटेड मतलब बहुत सारे ईयर्स के लॉसेज इकट्ठे हुए हैं और आपने उसको एज ए फिक्टिशियस एसेट्स दिखा रखा है। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट अधिकतर एसेट साइड में होता है, उसको रिमूव करो। टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स में आपकी गुडविल होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगी। भाई ऐसी कंपनी की क्या ही गुडविल होगी जो खुद से कंपनी है, जिसको जो है कभी भी वो खत्म हो सकती है, ऐसी कंपनी की गुडविल होगी कहां से? अगर आपने दिखा रखी है तो भैया उसको हटाओ, वो फिक्टिशियस एसेट्स है, काल्पनिक संपत्ति है। डिस्काउंट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर को राइट ऑफ करो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि कंपनी का जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनकॉर्पोरेशन कराया था, उस समय जो खर्चे लगे हुए थे अभी तक शो किए हुए, उसको हटाओ, खत्म करो।
टू रिड्यूस ओवर वैल्यूड एसेट्स, अगर कोई वैल्यू एसेट्स जो है ओवर वैल्यूड है तो उसको कम करके उसकी एक्चुअल वैल्यू पे लेके आओ। टू इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा कर लो, इंप्रूव कर लो, ताकि एकदम फ्रेश स्टार्ट जो है वो हो सके। टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये होगा ना तो बाकी सब हो जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन रिड्यूस होगा तो फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा, फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा तो कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लग जाएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट कम करना पड़ेगा, डिविडेंड कम देना पड़ेगा, लायबिलिटीज कम हो जाएगी। तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो धीरे धीरे उस प्रॉफिट से जो कंपनी अपने लॉसेज है उसको राइट ऑफ कर देगी और कंपनी रिवाइव हो जाएगी। ओके, इसमें होता क्या है कि जो क्रेडिटर्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, उनको अपना क्लेम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत सारे ईयर्स का इंटरेस्ट बाकी पड़ा है जो कंपनी ने पे नहीं किया है। अब उन डिवेंचर होल्डर को बोलो भैया ये इंटरेस्ट माफ कर दो, अदरवाइज तो कंपनी खत्म हो जाएगी, फिर ना इंटरेस्ट मिलेगा ना तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। ऐसा कैसा क्रेडिटर, बैंक्स है ना, शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका डिविडेंड बाकी पड़ा है, तो उन सबको जाके बोलो कहीं आपको वेव तो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हम कंपनी का एक तरीके से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और इसमें वादा भी किया जाएगा कि फ्यूचर में हम कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, तुम अगर हेल्प करोगे तो फिर तुमको टाइम टू टाइम तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, जो आगे है ना चार्ज होगा वो। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये मैंने आपको बता दिए हैं, दो होते हैं। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 61 से 66 तक कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है, जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो हमारा अमालगमेशन है उसके हिसाब से करते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अगर वैसे आता तो नहीं है लेकिन थ्योरी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप डिफरेंसेस बता सकते हो। जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या नई कंपनी फॉर्म होती है? नहीं होती है। हाँ, एक्सटर्नल में नई कंपनी फॉर्म होती है, यानी कि अमालगमेशन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब आपका अमालगमेशन। लिक्विडेशन, क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, कंपनी का समापन होता है क्या? नहीं होता है, जबकि यहां पर ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन होता है, नई कंपनी फॉर्म होती है। कंटिन्यूटी, क्या यहां पर सेम बिजनेस कंटिन्यू होता है? बिल्कुल होता है। क्या यहां पर? नहीं, यहां पर बिजनेस कंटिन्यू होता है लेकिन नई कंपनी के रूप में। कैपिटल रिडक्शन यहां पर होता है बिल्कुल, यहां पर नहीं होता है। लीगल प्रोविजंस कौन से? इसमें सेक्शन नंबर 61 66 तक लगते हैं, इसमें सेक्शन नंबर 234 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 लगता है ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये सेक्शंस। अब आ जाते हैं भैया क्या मेथड्स है रिकंस्ट्रक्शन के, हम कैसे करेंगे रिकंस्ट्रक्शन। यहां से हमारा अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर मैंने इसको देखोगे तो आप ABCD 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे फर्स्ट तो आप अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कीजिए। कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कंपनी की जो फेस वैल्यू है, कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उनका अल्ट्रेशन आप कर दीजिए। उनका क्या कर दीजिए? आप अल्ट्रेशन कर दीजिए। फिर आप वेरिएशन कर दीजिए शेयर होल्डर्स के राइट, शेयर होल्डर का जो वोटिंग राइट है, डिविडेंड राइट्स है, उनको एक बार आप वेरिएट कीजिए, उनके ऊपर आप एक बार काम कीजिए, उनको बोलिए, उनसे मीटिंग कीजिए। ओके, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, इसमें आपकी कैपिटल ही रिड्यूस हो जाती है। कैपिटल रिड्यूस हो जाती है मतलब लायबिलिटी कम हो जाती है। ओके, फिर आता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस पूरी प्रोसेस का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। इसमें आप क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स के पास में जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई हम रीअरेंज करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ा सा आप अपने इंटरेस्ट को माफ कीजिए, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट को वेव कीजिए, छोड़िए, ताकि हमारी कंपनी को हम रीस्टार्ट कर सकें। और सरेंडर ऑफ शेयर, शेयर होल्डर जो है कई बार कंपनी के शेयर्स का भी सरेंडर भी कर देते हैं, यानी कि कुल मिला के कंपनी की लायबिलिटी को कम करने की कोशिश की जाती है, कंपनी के लॉसेस को राइट ऑफ करने की कोशिश की जाती है। इन सब के लिए क्या होता है कि जब भी कंपनी की लायबिलिटी कम होगी तो हमें फायदा होगा, कंपनी की एसेट बढ़ेगी तो फायदा होगा, अगर कंपनी की एसेट कम होगी तो नुकसान होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा। तो ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इन एसेट्स को रीवैल्यू करने की वजह से, लायबिलिटी को रीवैल्यू करने की वजह से, तो वो सब हम एक बार ट्रांसफर कर देते हैं एक अकाउंट के अंदर जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो इस वजह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा वो भी इस अकाउंट में जाएगा, लॉस हो रहा वो भी इस अकाउंट में जाएगा। एंड में इसका बैलेंस देखते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो उनको हम फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेस को राइट ऑफ करने में काम लेते हैं, नेगेटिव आता है तो फिर आपको रिजर्व्स का यूज करना पड़ेगा, और रिजर्व्स का यूज करके इस बैलेंस को खत्म करके हम फिर क्या करते हैं, अगर और रिजर्व बच जाए तो फिर जो लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ करते हैं।
ये सब अकाउंटिंग पार्ट के अंदर आता है, इनकी सबकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।